जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण जीएस जीके के क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एग्ज़ाम के लिए। इन्हें बहुत ही बेहतर ढंग से सिलेक्ट करके लिखा गया है ताकि एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपके यहीं से बनने की संभावनाएं बनी रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके अलावा जो कल का वीडियो होगा, कल के वीडियो में हम लोग थ्योरिकल पोर्शन भी देखेंगे, जैसे उसमें मानवाधिकार, पुलिस प्रणाली, राजधानी और मुद्रा दिवस, प्रमुख नारे। इस तरीके से 5 से 6 टॉपिक को हम पहले थ्योरी से कंप्लीट करेंगे, फिर संपूर्ण जीएस जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, आपका एग्जाम 5 से 6 दिन चलने वाला है, तो लगभग हम 10 से 12 क्लासें आपके साथ में अपलोड करेंगे थ्योरी और एमसीक्यू के साथ में। तो लगभग 500 से 700 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, यकीन मानो बहुत बेहतर क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला हम लोगों का टेस्ट एमसीक्यू, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चनों को बनाया गया है, आपके लिए कितने ये कारगर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जितने भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, यानी भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? 1911, 1912, 1913 और 1914। तो आप बताइए ये कब गाया गया? तो इसका सही जवाब है 1911। देखो, 1911 में भारत का पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान को गाया गया था। लेकिन इसको अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था, तो राष्ट्रीय दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। अगर इसी में एक चीज़ और पूछ ली जाए कि इसके रचयिता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता थे। और प्रथम बार ये कहाँ गाया गया था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे पहली बार गाया गया था। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको मत लिखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन करिए। साथ में जो हम आपको पॉइंट्स बताते हैं हिंट के तौर पे, उनको भी वहीं पे नोट डाउन करते चलिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये कुछ करंट से भी क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो ये हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो करंट के भी क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। अगला देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो किस शहर को संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो अभी आपने करंट में पढ़ा होगा कि यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को संगीत का शहर की मान्यता दी गई, लेकिन ग्वालियर तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। तब क्या टिक करेंगे? तो ग्वालियर नहीं है तो आपको टिक करना है वाराणसी। क्यों? क्योंकि वाराणसी को सन 2015 में भी दर्जा संगीत का शहर के रूप में मिला है। म्यूजिक सिटी के नाम से जाना जाता है वाराणसी। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि वाराणसी को भी संगीत का शहर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई गई है? तो अब बताइए किस शहर में बनाई गई है? तो गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, वहीं पर स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त चलाया था। कब चलाया था? सर 1793 में चलाया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई थी। ठीक है। पूरे जितने गवर्नर हुए हैं, गवर्नरों ने कौन सा मुख्य काम किया है उसका वीडियो बना दिया था हमने स्टार्टिंग में, तो आप जा करके चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नीली जल नीति या नीली जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कह दो या हिंदी में कह दो कि नीली जल योजना। तो किसने चलाई थी? तो बताइए, तो किसने चलाई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? अल्मीडा। किसने चलाई थी? तो अल्मीडा ने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा कौन है? तो अल्मीडा पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था भारत में।
पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था, या 1505 से लेकर के 1509 तक रहा था। पुर्तगालियों का अगर पहला गवर्नर की बात करें तो कौन था? अल्मीडा था। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। लेकिन इसी जगह क्वेश्चन है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कौन है? तो अल्बुकर्क ये वो है जिन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक को हरा करके गोवा जीता था। गोवा जीता था किसने? अल्बुकर्क ने जीता था। किसको हराया था? तो बीजापुर के शासक को हराया था। कब हराया था? 1510 में। तो ठीक है, तो ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करिए, जो आ रहे हैं उनको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई किस शहर में हुई? तो सही जवाब है इसका बम्बई। तो कब हुई थी? तुरंत बताएंगे सर। 28 दिसंबर 1885 को सर इसकी बैठक हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को सर इसकी पहली बैठक हुई थी। इसको ट्रिक से बताया था। इनकी 8 बैठकों का क्रम बताया था, बकमई और बकनई, बकमई और बकनई। तो पहली बैठक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, इस तरीके से ट्रिक से हमने पूरा बताया था। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के हिस्ट्री का वीडियो जाकर के देखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बैठक कब हुई। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बम्बई में हुई। लेकिन इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 सदस्य सिर्फ कहाँ से थे? बम्बई के थे। अध्यक्षता किसने करी थी? तो बिमलेश चंद्र जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन हमने बनाए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% आने की संभावनाएं रहेंगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख कितने जिले शामिल हैं? लद्दाख में देखो, लद्दाख सबसे पहले समझ लो कि ये यूटी बना। कब यूटी बना? तो आप तुरंत बताइए कि सर जी इसको सन 2019 में यूटी का दर्जा मिला था। इसको जम्मू कश्मीर और इसको सन 2019 में यूटी का दर्जा मिला था। और इसमें 2 जिले सम्मिलित हैं। कितने? 2। तो कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो पहला लेह सम्मिलित है, दूसरा कारगिल सम्मिलित है। दूसरा जिला कौन सा है? कारगिल। तो यूटी का जब इसको दर्जा मिला तो इसमें 2 जिले सम्मिलित हुए, पहला लेह और दूसरा कारगिल। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछें तो तुरंत बताएंगे सर 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किस व्यक्ति से है? तो बताइए किस व्यक्ति से है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस गीत को गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रमुख नारे भी पूछे जाते हैं, वो भी हम करवा देंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा की अगर बात करें तो क्या बताएंगे? 31 सीटें हैं। अब इसी जगह आप एक चीज समझ लो कि अगर हम आपसे बात करें कि लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी है और विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, तो अगर लोकसभा की बात करें तो आप तुरंत बताओगे सर 80 सीटें लोकसभा की हैं, 31 सीटें राज्यसभा की हैं, और विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो 403 सीटें विधानसभा की हैं। पहले सर 404 थी, एक हटके 403 सीटें बची हैं। विधान परिषद की तो बताएंगे सर 100 सीट विधान परिषद की है। तो आई होप ये सारी सीटें आप ऐसे नोट करिएगा इसी जगह पे कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज़ादी की जो पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो देखो आज़ादी की लड़ाई में तो भगत सिंह भी थे, तात्या टोपे भी थे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सभी थे। लेकिन क्वेश्चन को समझो किस रेफरेंस में पूछना चाह रहा है। 1857 की लड़ाई की बात कर रहा है वो। 1857 की लड़ाई में सर बताइए आप। तो 1857 की लड़ाई में आप तुरंत बताएंगे कि भगत सिंह नहीं थे। क्यों? तात्या टोपे कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली के सम्राट उस समय थे। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का पुलिस संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो ये बना है गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद में।
अब अगर बात करें हम लोग, इसी जगह एक क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं मुख्यालय से लेकर के, अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप तुरंत बताओगे सर लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ। तो सही जवाब क्या होगा? लखनऊ में इसका वर्तमान में पुलिस हेडक्वार्टर है। अगर आपसे ये पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो तुरंत बताओगे सर मुरादाबाद। कहाँ पे है? मुरादाबाद में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का या फिर देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पे है, तो आप बताओगे गाजियाबाद। ठीक, तो गाजियाबाद में प्रथम कार्यालय बनाया गया पूरे देश का, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर पूछे तो लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव पुलिस अकादमी पूछे तो मुरादाबाद में है। और गाजियाबाद को ही यूपी का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं और छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कैसी संस्था है, तो वो वैधानिक संस्था है। वो संवैधानिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है और ये होएगा नहीं। कैसी है? वैधानिक संस्था। इसी को बहुपक्षीय संस्था भी कहा जाता है, बहुपक्षीय संस्था भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो बहुपक्षीय संस्था विकल्प में हो तो भी सही कर देना, वरना वैधानिक संस्था के रूप में जानती हैं। अब अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसका गठन कैसे होता है, तो संसद के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और इसकी गठन कब हुई संस्था का? तो 12 अक्टूबर 1993 में इस संस्था का गठन हुआ। कब हुआ? 1993 में। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो सर इसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, आपको ये डिटेल थोड़ी सी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, किसके द्वारा होती है, कब गठित हुई, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू की गई थी। तो दोस्तों जीएसटी की जो अवधारणा है वो कनाडा से शुरू की गई थी। कहाँ से? कनाडा से शुरू की गई थी। अब अगर आपसे ये हम पूछ लें कि बताइए जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष, तो तुरंत बताना कि सर यह तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अप्रत्यक्ष कर है और इसको भारत में सन 2017 में लागू किया गया था। लेकिन संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तुरंत बताएंगे सर 101वां संविधान संशोधन किया गया, तब इसको क्या कर दिया गया? ऐड कर लिया गया था। लेकिन ये पूछें कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में ये लागू हुआ, तो तुरंत बताना कि सर असम में लागू किया गया था। कहाँ पे? असम में। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन है, ये आपको इसके साथ में तैयार करने हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है। तो बताइए भाई सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है। तो ये करंट में हमने करवाया था, जो करंट अफेयर हमने पढ़ाया था मंथली का और 6 महीने का जो डाला था, उसमें बताया था कि सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स। और बिल गेट्स कौन है? तो बताएंगे सर तुरंत कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट के इस समय संस्थापक हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये मालिक हैं। एलन मस्क को तो आप जानते ही होंगे। एलन मस्क कौन है? बड़ा पॉपुलर चेहरा है। तो एलन मस्क एक्स, इसी को ट्विटर कहा जाता है। ट्विटर का नया नाम है एक्स, या फिर टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। समझ गए ना? एक्स, स्पेस एक्स, टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क। तो हमारा सही जवाब था बिल गेट्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा मिलान गलत है। चलिए देखते हैं भाई मिलान कौन सा गलत है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये भी बात सही लिखी है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी सही लिखा है। लेकिन जिम्बाब्वे की राजधानी मस्कट है, ये बात गलत लिखी है। क्यों? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। मस्कट किसकी है? तो लिखेंगे सर ओमान। क्या? ओमान। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि डॉलर किस देश की मुद्रा है। तो बताइए भाई डॉलर किस देश की मुद्रा है। तो डॉलर कहाँ की है? कनाडा की है। कहाँ की मुद्रा है? कनाडा की। तो बताइए इराक की मुद्रा क्या है? तो सर तुरंत बताएंगे सर दिनार इराक की मुद्रा है, दिनार। और मॉरिशस की क्या है? तो मॉरिशस में सर एक ही चीज़ चलता है जो भारत में चलता है, रुपया। और कुवैत में क्या चलता है? तो कुवैत में तुरंत आप बताएंगे सर दिनार। तो दिनार, मॉरिशस,
इराक में चलता है और कुवैत में चलता है। मॉरिशस में रुपया चलता है। डॉलर पूछा गया था तो कनाडा हमारा सही इसका जवाब था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत उसी को कहा जाता है छुआछूत। छुआछूत का अंत है किस आर्टिकल से संबंधित है? तो बताइए किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसको सही जवाब है 17। आर्टिकल 17 से संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या है? तो तुरंत बताएंगे सर आर्टिकल 21 ना निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार का मतलब क्या है? निजी अधिकार, तुम्हारे पर्सनल निजी अधिकार, यानी कि तुम्हें सोने की स्वतंत्रता, तुम्हारे सोने की स्वतंत्रता है। यानी कि तुम्हें अधिकार है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो तुम उस पर केस कर सकते हो। तुम्हें स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है। तुम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे तुम पानी पी सकते हो, वहाँ का वॉशरूम यूज कर सकते हो, इसका भी अधिकार है। आर्टिकल 21 ये बात कहता है। और तो और रहा लव मैरिज का जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यानी तुमको अधिकार मिला है कि तुम लव मैरिज शादी भी, प्रेम विवाह तुम कर सकते हो। चलिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान है। बड़ा छोटा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, बूढ़ा, किसी को नहीं देखता। कानून सबके लिए क्या है? समान है। चलिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी बोल सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता मिली है। लेकिन उस बोलने पे आपको एक ये बात याद रखनी है कि आपके बोलने से, आपके भाषण से, आपके व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति हर्ट नहीं होना चाहिए। उसको इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे वो दुखी हो या वो परेशान हो या फिर उसको मेंटली हरेसमेंट हो जाए। तो अगर इस तरीके से होता है तो वो आप पे केस कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको नॉर्मल तरीके से आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। आप ऐसा नहीं कि किसी की गाली गलौज कर दो कि हमें बोलने की तो स्वतंत्रता मिली है, हम आर्टिकल 19 के तहत रिट दायर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। तो भारत का मानक जो समय रेखा, आप अंडरलाइन करिए कि समय की बात कर रहा है। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत का मानक जो समय रेखा क्या है। तो तुरंत बताइए कि सर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अगर हम ये तो बात भारत की है, अगर हम आपसे विश्व की कर देते कि मानक समय रेखा विश्व की पूछ लेते तो आप क्या बताते? तो तुरंत बताते सर 0 अंश देशांतर। ये हमने वीडियो करा दिए हैं अक्षांश देशांतर वाला, बहुत विधिवत इसको डीपली बताया था। तो भारत का 82.5 है और विश्व का 0 है। विश्व का ऐसा याद रख कर लो ना कि दुनिया गोल है, गोल का मतलब 0, तो 0 देशांतर है। ठीक, अगर ये तो बात थी समय रेखा की, अगर इसी जगह हम कह देते तिथि रेखा की बात कर लेते, तिथि रेखा की, तो भारत और विश्व के लिए तिथि रेखा क्या होगी? तो 180 अंश देशांतर। क्या होगी? 180 अंश देशांतर। चाहे भारत की बात करें या विश्व की बात करें, दोनों के लिए एक ही तिथि रेखा है, 180 अंश देशांतर। बदलाव किसमें है? तो समय रेखा पर है। भारत के लिए 82.5 है और विश्व के लिए 0 देशांतर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरता है। तो हमने जवाब दिया 5 राज्य। अगर आपसे पांचों के नाम पूछ लें तो आप तुरंत बता देना चाहिए कि सर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जहाँ से भारत के मानक समय रेखा गुजरता है। यूपी के इलाहाबाद के पास नैनी जगह से ये बीचों बीच से गुजरता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। यानी कि हाई लिटरेसी रेट पूछा गया है, सर्वाधिक साक्षरता दर। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक साक्षर पूरे भारत में एक ही राज्य है जिसका नाम है केरल। कितनी लिटरेसी रेट है यहाँ की? तो आप तुरंत बताएंगे सर 94% लिटरेसी रेट है यहाँ की। और अगर आपसे इसी में रिवर्स पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे कम लिटरेसी रेट वाला, यानी कि साक्षरता कम साक्षरता दर वाला राज्य बताओ, तो तुरंत बताना कि सर बिहार है। बिहार में कितनी है? तो 61.80% है। कितनी है? 61.80% है। अब आप उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट हमें कमेंट करके बताइएगा, उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या है। चलिए
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप परेशान ना होइए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप पॉइंट भी नोट करिए और उसके साथ में जो चीज़ें हम आपको हिंट के तौर पे दे रहे हैं उनको भी साथ में नोट डाउन करते चलिए, काफ़ी आपको मदद करेगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी PDF हम चैनल पे डाल देंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी में सारा आप करिएगा खेल, जो भी हम ये बता रहे हैं इसी में कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कौन सा मिलान गलत है? हमें क्या चेक करना है? गलत वाला हमको पकड़ना है, तो हमें ये टिक कर लेना है कि हमें ऑप्शन क्या देखना है, गलत वाला। तो चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी, बिल्कुल सही बात लिखी है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी, बिल्कुल सही बात लिखी है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी, ये भी सत्य लिखा है। प्रार्थना समाज की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने करी, ये बात गलत लिखी है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? तो आत्माराम पांडुरंग। क्या होना चाहिए? आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ये तो आपको स्थापना हो गए। अगर सन पूछ लेता तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना का सन क्या बताते? तो तुरंत बताते सर 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और आर्य समाज की क्या बताते? तो बताते सर आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, ये सबको पता है। और आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में हुई थी। कब हुई थी? 1814 में हुई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। चलिए, तो हमने सन भी आपको बता दिया, तो इसको भी आप क्या करना, इसी जगह पे नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, सहकारिता दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाएगा? 6 जुलाई को। अगर आपसे ये पूछ लें कि सहकारिता मंत्री इस समय कौन है, तो तुरंत बताना सर अमित शाह जी इस समय वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। और 2 जून को क्या मनाया जाता है? तो तुरंत बताइएगा सर 2 जून को तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 28 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो तुरंत बताना कि सर जो 28 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। क्या? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और 17 मई को क्या मनाते हैं? तो हम लोग 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व दूरसंचार दिवस। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग या जिसका प्रयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं? यानी कि आपको ये बताना है कि किस प्रकार का एक साइबर अपराध है जिसका प्रयोग साइबर अपराधी सिस्टम को पूर्णतया बंद करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन 4 लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या करते हैं, इसको आपको शॉर्ट में भी लिखा मिल सकता है DDoS, ये भी लिखा मिल सकता है। तो यही इसका सही जवाब है। इसमें क्या करते हैं, साइबर हैकर क्या करते हैं कि आपके सर्वर पे अचानक से इतना लोड कर देते हैं कि आपका सर्वर पूर्णतया ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। वही यहाँ पे इसने पूछा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बताइए भाई, कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो आप टिक करिएगा क्या? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। अंकारा की राजधानी क्या है? तो बताएंगे सर तुर्की। क्या है? तुर्की। दोहा तो बताएंगे कतर। बेरूत तो बताएंगे लेबनान। क्या? लेबनान। तो चलिए, ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बताइए। किसका बताना है? सर हमको अफ्रीका महाद्वीप का बताना है। ऑप्शन लिखे हैं मोरक्को, वेमिन, नाइजर और सोमालिया। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है नाइजर। अब समझ लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का तो आपने बता दिया कि सर नाइजर है, और टोटल अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश भी हैं।
अगर आपसे ये पूछ लेते कि सर आप बताइए कि यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन है, तो आप क्या बताते? अगर हम यूरोप पूछते तो आप तुरंत बताते रूस। क्या? यूरोप का रूस है। अगर हम आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछ लेते कि बताइए ऑस्ट्रेलिया का कौन है, तो आप तुरंत बताते कि सर ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा देश है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर पूछ लेते, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, तो आप तुरंत बताते सर क्या है? यूएसए है। क्या? यूएसए। और अगर यही चीज़ अगर आपसे हम पूछ लेते दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, तो आप तुरंत बताते सर ब्राज़ील है। क्या? ब्राज़ील इसका है। तो ये हमने बता दिए सभी महाद्वीपों के सबसे बड़े देश। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था अफ्रीका महाद्वीप से। अब देख लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। चलिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताइए भाई, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह एकता दिवस मनाया कब जाता है? तो तुरंत बताएंगे सर 31 अक्टूबर। क्या? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आप क्या टिक करेंगे? एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन पहला है नरसिंह देव वर्मन द्वितीय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इसने क्या करा था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव शासक है, पल्लव शासक है। और इसने 7वीं या 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। डायरेक्ट चट्टान को काट करके ही मंदिर बनाया गया था, महाबलीपुरम का मंदिर। चलिए आगे हम लोग, हालांकि ये भी हमने दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ाया है तो उसमें कंप्लीट कर दिया है पूरे मंदिर, और किसने कौन सा मंदिर बनवाया पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। आर्ट एंड कल्चर बारे में जा करके आप देखिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, उत्तर भारत में किस प्रकार की शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया है? बताइए भाई, उत्तर भारत में किस प्रकार के शैली के मंदिर बने हुए हैं? तो आप तुरंत बताएंगे सर नागर शैली के। क्यों? उत्तर भारत में नागर है, बीच में कौन सी है? बेसर है, और दक्षिण भारत में कौन सी है? तो आप बताएंगे सर द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है? फिर हमको यहीं पे टिक करना है, सही नहीं है इसका मतलब है हमको गलत वाला खोजना है। क्या? गलत वाला खोजना है। तो गलत वाला खोजने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं कि विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने करी, बिल्कुल सही लिखा है। टेलीफोन की किसने करी? ग्राहम बेल ने करी, बिल्कुल सही लिखा है। चेचक की टीके की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने करी, बिल्कुल सही लिखा है। रेडियो की खोज किसने करी? पास्कल ने करी, ये बात गलत लिखा है। तो पास्कल ने रेडियो की खोज नहीं करी थी, रेडियो की खोज करी थी मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने करी रेडियो की खोज। तो पास्कल ने किसकी करी? तो पास्कल ने करी थी कैलकुलेटर की। किसकी? कैलकुलेटर की करी थी। कैलकुलेटर की खोज किसने करी थी? पास्कल ने करी थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? चलिए, तो डायनामाइट की खोज किसने करी? तो आपने बताया कि सर अल्फ्रेड नोबेल, बिल्कुल सही बात लिखी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी। रेडियो धार्मिकता की खोज मैडम क्यूरी, बिल्कुल सर बहुत इसको पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैडम क्यूरी हैं, बिल्कुल सही लिखा है। रिवॉल्वर की खोज किसने करी? सैमुअल कोल्ट ने करी, बिल्कुल सही लिखा है। इंसुलिन की खोज किसने करी? तो लुई पास्चर ने नहीं करी थी, यही बात गलत लिखी है। इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिंग ने। किसने करी थी? बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने करी? तो बेंटिंग ने करी। ठीक है, तो ल्यू पास्चर ने किसकी खोज करी? तो आप तुरंत बताइएगा कि सर जो ल्यू पास्चर ने करी थी रेबीज टीके की खोज करी थी। किसकी? रेबीज टीके की खोज करी थी ल्यू पास्चर ने। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा विवाद का निपटारा कब हुआ था? तो इसमें डायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है? डेट पूछा गया है। तो आप बताइएगा कि सर भारत बांग्लादेश सीमा विवाद का निपटारा जो हुआ था 7 मई सन 2015 को हुआ था। 7 मई 2015 को जब भारत बांग्लादेश के बीच बंटवारा हुआ तो इसमें भूमि क्षेत्र का बंटवारा था। तो
तो इसमें संविधान संशोधन आपको याद रखने लायक है कि 100वां संविधान संशोधन किया गया था। और जीएसटी का कौन बताया था हमने, तो जीएसटी का बताया था 101वां। 101वां किसका है, जीएसटी का है। और 100वां किसका है, तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद, भारत बांग्लादेश भूमि बंटवारा का है। इसमें आप तो जानते ही हैं कि इसमें तिस्ता नदी जल विवाद शामिल था, रोंगियार शरणार्थियों का मामला शामिल था, न्यूमूर द्वीप का मामला शामिल था, 3 बीघा गलियारा का मामला शामिल था। ठीक है, और 3 बीघा गलियारा वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 3 बीघा गलियारे का जो मामला था किसके किसके बीच में था, तो भारत बांग्लादेश के बीच में था। और इसके मामले कौन से हैं, तो तिस्ता नदी जल विवाद चल रहा है, रोंगियार शरणार्थियों का मुद्दा चल रहा है, न्यूमूर द्वीप का विवाद चल रहा है। चलिए, तो ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बताइए भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर लें हम लोग कि 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को तुरंत बताएंगे कि सर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या, पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सर 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो तुरंत बताइएगा कि सर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है इस दिन। क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण। और 22 मार्च को क्या है, तो तुरंत बताना सर विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस है। कब, 22 मार्च को। पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। और 16 मार्च को क्या है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। और मतदाता दिवस कब है, तो 25 जनवरी को। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। तो यूएनओ की स्थापना बताइए कब की गई थी, तो यूएनओ की तुरंत बताइएगा कि सर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। अगर इससे आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तुरंत बताइएगा सर न्यूयॉर्क यूएसए में है। किस द्वीप पे है, तो मोनहट्टन द्वीप पे है। कहाँ पे, मोनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, इसमें अगर आपसे ये पूछ लें कि इसके अंग कितने हैं, तो तुरंत बताइएगा सर 6 अंग इसके हैं। भाषा इसमें कितनी है, तो आप बताइएगा कि सर स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और अंग्रेजी, यानी कि 6 प्रकार की भाषाएं उसका काम यहाँ पे होता है। 6 प्रकार की भाषाओं से यहाँ पे काम होता है। कहाँ पे, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। चलिए, कौन सा मिलान सही नहीं है। अब सही नहीं है का मतलब क्या है, कि वो मिलान हमको गलत वाला खोजना है। क्या खोजना है, गलत वाला हमको खोजना है। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें हमको क्या खोजना है, कि गलत वाला खोजना है। सही नहीं है का मतलब हम तुरंत लिख लेंगे बगल में कि गलत वाला हमको खोजना है। अब देखो, दांडी मार्च कब की यात्रा कब हुई, 1930, बिल्कुल सही लिखा है। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में गए थे। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1919। ये बात बिल्कुल गलत लिखी है। क्यों, क्योंकि सर चंपारण जो हुआ था वो 1917 में इसका आंदोलन हुआ था। 1919 को सर क्या हुआ था, तो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी दिन खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो चलिए, 1919 में जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन समझ लिया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पूना समझौता कब हुआ। तो बताइए सर पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो बताएंगे सर 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और पूना जो हुआ था 1932 को हुआ था। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, मंडूकोपनिषद। कहाँ से, मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आगे, विश्व साइबर अपराध 2024 में भारत की क्या रैंकिंग थी। तो ये करंट का है और इसको हमने करंट अफेयर में करवाया था। तो 10वीं रैंकिंग थी। जितने भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन हैं उसको एक पेज में हमने करवा दिया है। तो करंट अफेयर जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व साइबर अपराध 2024
में भारत का क्या स्थान था, तो 10वां स्थान था। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर में कौन था, तो बताएंगे सर पहले नंबर पे रूस था, दूसरे नंबर पे यूक्रेन था, तीसरे नंबर पे चीन था। तो हमको ये याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमको क्या याद करना है कि भारत का स्थान क्या था, तो बता दिया कि सर तुरंत। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, यानी अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी हैं, तो इसका सही जवाब है 2। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी, कौन बनाई गई थी, मायावती जी। मायावती जी बनाई गई थी। तो अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फर्स्ट सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो आप बताएंगे सर पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहले सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के। चलिए अब देख लेते हैं वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। अब इसका सही जवाब है 543, लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ ये कब, 2019 में। उससे पहले जो लोकसभा की सीटें हुआ करती थी अधिकतम संख्या होती थी 552 और चुनाव होता था 545 में। कितने में, 545 में। लेकिन जब ये हो गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आया, तब इसमें क्या किया गया कि 2 जो एंग्लो इंडियन के पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो अधिकतम संख्या 552 से हो गई कितनी, 550। तो अब वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा की, तो बताएंगे सर 550 मेंबर होंगे। लेकिन अब इलेक्शन कितने में हुआ, तो 543 में। भाई 2 कम हुए ना ऊपर से, तो 2 नीचे से भी कम हो गए, यहाँ से भी, तो 543 में। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद अधिकतम संख्या 550 है और वर्तमान में मेंबर कितने चुने जाते हैं, 543। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भारतीय मंदिर कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। कानपुर के भीतर गांव में स्थित है। अब चित्रकूट में कौन सा मंदिर स्थित है, अगर आपसे चित्रकूट की बात कर ले तो चित्रकूट में सर तुरंत बताइएगा कि सर चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर स्थित है। और अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में कौन सा है, तो तुरंत बताइएगा सर काशी विश्वनाथ का जो फेमस टेम्पल है वो वाराणसी में स्थित है। और अगर आपसे बात कर लें गोरखपुर में, तो बहुचर्चित मंदिर है गोरखनाथ का मंदिर। तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड से पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में बंद किया गया था, तो काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था हमारा 9 अगस्त 1925 को। कब, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसी को ट्रेन डकैती के नाम से भी जानते हैं। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में बंद किया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र प्रसाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग सम्मिलित थे। ठीक है, लेकिन बाद में अशफाक उल्लाह खां को फांसी भी दी गई थी। तो कब दी गई थी, 19 दिसंबर सन 1927 को इनको फांसी दे दी गई थी। कब, 1927 को उनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो बताइए भाई ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले तो ध्वनि निर्वात में नहीं सुनाई दे सकती, तो निर्वात तो गलत ही हो गया। अब एक सीक्वेंस याद रखो, सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर किस में होगी, गैस में होगी। तो यहाँ पे विकल्प क्या पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो आप टिक करेंगे ठोस में। अगर ठोस की बात करें यानी स्टील की बात करें तो कितनी होगी ध्वनि की चाल, तो होगी 5900 मीटर पर सेकेंड। और द्रव में कितनी होगी यानी कि जल में कितनी होगी, तो 1483 मीटर पर सेकेंड। और गैस में अगर पूछे कितनी होगी तो 332 मीटर पर सेकेंड की होगी गैस में। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस पदार्थ में मौलिक अम्ल पाया जाता है, तो बताइए सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताइए।
तो चींटी के डंक में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे सर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि खट्टी बहुत होती है तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। कर आप एक क्वेश्चन रहे हैं लेकिन कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। जब हमने पाचन तंत्र पढ़ाया है उसमें कंप्लीट किया था, विधिवत आपको बताया था। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को डैश में निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब बुद्ध को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले आप समझ लो कि निर्वाण का सर क्या मतलब है, तो तुरंत बताइए सर। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे मिला? तो बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में। कहाँ पे मिला बुद्ध को ज्ञान? बोध गया में मिला था। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे मिला? बोध गया में मिला। उपदेश बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे सर्वाधिक? तो बताएंगे सर पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब अगर बुद्ध से क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये बताइए कि पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया, तो तुरंत बताना कि सर जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त उनको बोध गया में हो रहा है, उपदेश दिया सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो सर्वाधिक दिए श्रावस्ती में। और अगर पूछे अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए, तो अंतिम उपदेश दिए कुशीनगर में। कहाँ पे दिए? कुशीनगर में। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब देख लेते हैं रूबल किस देश की मुद्रा है। तो बताइए भाई रूबल किस देश की मुद्रा है? तो आप तुरंत टिक करिएगा रा से रूस। तो रूबल किसकी मुद्रा है? रूस की मुद्रा है। ठीक है। तो फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? तो बताएंगे सर फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है। जापान की? तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? जापान की मुद्रा येन है। और स्पेन की मुद्रा क्या है? तो बताएंगे सर स्पेन की यूरो है। क्या है? स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन की यूरो है। जापान की येन है। और फ्रांस की क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। अगर आपसे पूछ ले कि सर बताइए फ्रांस की राजधानी क्या है, तो तुरंत बताएंगे सर पेरिस है। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक अभी चल रहा है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सर स्पेन की राजधानी बताइए, तो तुरंत बताइएगा सर मैड्रिड है। जापान की राजधानी टोक्यो है। रूस की राजधानी तो मॉस्को। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये प्रमुख कुछ नारे लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है। पहला देख लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे जी का ये नारा था। कर मत दो यानी टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह नारा दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था, ये पार्षद थे, उन्होंने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नारा है। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह नारा है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह जी का नारा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये नारा मोहम्मद इकबाल का है। किसका है? मोहम्मद इकबाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय का है। ठीक है। पूर्ण स्वराज या फिर आराम हराम है, यहाँ पे दो नारे हैं, पूर्ण स्वराज या आराम हराम है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था। भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो, इसमें 3 नारे थे। ये किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने नारा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब ये नारा दिया था। इसी से एक जुड़ा हुआ नारा और है, जय जवान जय किसान नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, अगर इसी में जय विज्ञान जुड़ जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो दोस्तों पूरा वीडियो
देखिएगा, जहाँ पे आपको लगे कि हमें ये पॉइंट नोट करने लायक है उस पॉइंट को नोट करिएगा और नोट करने के बाद आप रिवीजन करते रहिए। लगभग 10 से 15 टेस्ट आपके करवा देंगे एग्जाम से पहले, लगभग 500 से 700 क्वेश्चन। तो आप इसको पूरा से पूरे क्वेश्चन करिएगा। आई होप ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ आ रही हैं और हम भी ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे कि संभावना 100% रहेगी कि एग्जाम में वो क्वेश्चनों से आपकी भेंट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जो अगला वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।